Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is applications of Gauss's law. We will be discussing three applications of Gauss's law. Applications of Gauss's law. सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर. कंडक्टर्स जो हैं दे आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम ईजीली. वो मटीरियल जिसमें से चार्ज आराम से पास कर सकता है, करंट आराम से फ्लो कर सकती है, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, हम उनको कहते हैं कंडक्टर्स. नॉर्मली हमारे जहन में ये है कि कंडक्टर्स जो हैं वाई दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ईजीली. द रीज़न इज़ कि उनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन और इसमें से कैसे करंट पास करती है ये अगले चैप्टर्स में आप पढ़ लेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक कंडक्टर के अंदर कोई नेट चार्ज होता है? इफ़ आई कंसिडर अ पीस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि इस कंडक्टर के अंदर कोई नेट पॉजिटिव चार्ज है या नेट नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक कंडक्टर के अंदर कोई नेट पॉजिटिव चार्ज है या नेट नेगेटिव चार्ज है तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए. और अगर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर जो चार्जेस उसके अंदर हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स वो चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma. तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज नॉट ज़ीरो तो फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है तो फिर कोई भी चार्ज जो इसके अंदर है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज़ इक्वल टू QE एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. और यहाँ से when we equate these two equations, equation number 1 and equation number 2, तो हमारे पास आता है ma is equal to QE and a is equal to QE by m. इसका मतलब ये है कि एक कंडक्टर के अंदर अगर नेट चार्ज ज़ीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, तो कोई भी जो उसके अंदर एक्सेस चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव वो एक्सेलरेट करेगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है. और अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है और वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर करंट होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर हम देखें कि हमारे पास अ पीस ऑफ अ कॉपर वायर है जो कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है और वो वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता. एंड द रीज़न इज़ कि ये एजम्पशन गलत है. तो हम ये कहते हैं कि हेंस नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो. अब अगर मैं इस पीस ऑफ कंडक्टर को कंसिडर करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आई कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस S1, अ क्लोज सरफेस, और यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर नेट चार्ज जो है
वो ज़ीरो है, सो देयरफॉर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ the electric flux is defined as E dot delta A, where A जो है it is the area of this surface S1, Q is 0, electric field is 0 inside the conductor. तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि चूँकि चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो ज़ीरो है। और वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि अगर फील्ड होती तो फोर्स होती, फोर्स होती तो चार्ज मूव करता, चार्ज मूव करता तो करंट होती, विदाउट कनेक्टिंग द बैटरी। Now I consider another Gaussian surface enclosing this conductor, which is just outside the outer surface of the conductor, and that Gaussian surface is S2. अब मैं ये कहता हूँ कि अगर इस कंडक्टर पे कोई एक्सेस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ पर होना चाहिए? That charge must reside on the outer surface of the conductor, यानी वो यहाँ होना चाहिए इस पॉइंट पर। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि ये वाला चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फिर इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। So if there is any excess charge on this conductor, that charge must reside on the outer surface of the conductor। ये inside the Gaussian surface S2 जो कि इसकी आउटर सरफेस को इनक्लोज कर रही है। सो एनी एक्सेस चार्ज which is there on the conductor that must be residing on the outer surface of the conductor। और ये गॉसेस लॉ से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड ज़ीरो है, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उस चार्ज की वजह से है जो कि बाहर सरफेस के ऊपर मौजूद है। The next application of Gauss's law is the electric field due to infinite sheet of charges, infinite sheet of charge। Electric field due to an infinite sheet of charge। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है जिस पे इन्फिनिट चार्जेस हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ तो हमें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में मदद देते हैं। और जैसे हमने गॉसेस लॉ को जब डिफ़ाइन किया था और डिस्कस किया था, तो हमने ये कहा था कि टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज़
गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ उसमें हमें बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करके दे देता है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंसिडरिंग a sheet of charge, infinite sheet of charge, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और हम ये देखेंगे कि इस शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ओके। द फर्स्ट थिंग इज कि द टोटल चार्ज ऑन दिस शीट is equal to q coulombs. The surface area of this sheet is a meter square. तो अब हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। surface charge density, which is represented by a symbol sigma. ये symbol है sigma. It is equal to charge per unit area. इक्वेशन नंबर 1, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सो व्हाट इज सिग्मा? इट इज द नंबर ऑफ चार्जेस, द नंबर ऑफ कूलम्स पर मीटर स्क्वायर ऑफ द surface, and I am going to express the charge in terms of charge density and area. Now to calculate the electric field due to this infinite sheet of charge, what I am doing, I am constructing an imaginary Gaussian surface in the form of a cylinder. कैसे? कि मैं ये कहता हूँ कि जी ये जो शीट है मैं एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूँ in the form of a cylinder through this sheet, such that ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी 3 सरफेसेस हैं। एक ये S1, एक ये S2, सर्कुलर बेस सरफेस या सर्कुलर टॉप सरफेस, ये दोनों, और एक ये कर्व्ड सरफेस विच इज S3. Now I am going to apply Gauss's law to calculate the electric field. देखिए, apply Gauss's law, ठीक है, to calculate the electric field through this surface. तो देखें जी, सबसे पहले the electric flux through surface S1, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये शीट ऐसे पड़ी हुई है, बोर्ड पे इसको ऐसे ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस सरफेस पे देखें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन।
और ये जो कर्व सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल टू द सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। तो देखें जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 विल बी phi1 इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा A, that will be E delta A cos theta. Electric field is perpendicular to the surface, normal is perpendicular to the surface, ये दोनों parallel हैं, therefore theta is equal to 0 degrees, the angle between electric field and the surface area. So phi1 और cos 0 जो होता है वो हमारे पास होता है +1, तो phi1 मेरे पास आ जाएगा E into delta A, where delta A is the area of this circular area S1. Similarly, electric flux through S2 देखें जी, इसको ले लें phi2, it is equal to E dot delta A, where delta A is the area of S2, and it is equal to E delta A cos theta. Electric field is perpendicular to the surface, direction of area is also perpendicular to the surface, ये दोनों parallel हैं, theta is 0, या आप कह सकते हैं angle between electric field and S2 is 0, cos of 0 is equal to +1, therefore phi2 is equal to E delta A. इक्वेशन नंबर इसको कर लें 3 और इसको कर लें 4. नाउ electric flux through curved surface S3, ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉर्मल टू द सरफेस जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हम ये कहते हैं कि जी phi3 इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा A, विच इज़ इक्वल टू E delta A cos theta. Theta is 90 degrees, angle between electric field and the surface area, and cos of 90 is 0. So phi3 is equal to E delta A into 0, which is equal to 0. Equation number 5. तो फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस हमने कैलकुलेट किया, इस सरफेस से आया है हमारे पास E डेल्टा A, इस सरफेस से हमारे पास आया E डेल्टा A, इस सरफेस से हमारे पास आ गया 0. अब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस। तो देखें total flux through the closed surface
this closed cylindrical surface is given by phi total is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Now from equation number 3, 4 and 5, putting the value of phi 1, phi 2 and phi 3, we get E delta A plus E delta A plus 0. So we get total flux is equal to 2 times E delta A. Equation number 6. अब गॉसेस लॉ से हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम गॉसेस लॉ the total flux through closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed. Q total is given by sigma delta A, where delta A is the area. ये हमारे पास थी आई थिंक इक्वेशन नंबर 2. So phi total is equal to sigma delta A divided by epsilon naught. This is equation number 7. अब इक्वेशन 6 भी हमें टोटल फ्लक्स दे रहा है और इक्वेशन 7 भी हमें टोटल फ्लक्स दे रही है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दें. इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स E delta A is equal to sigma delta A divided by epsilon naught. दोनों को इक्वेट कर दें. डेल्टा ए एरिया दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. तो ये देखें, the electric field of infinite sheet of charge हमने गॉसेस लॉ से कितने आराम से कैलकुलेट कर ली. where what is sigma? Sigma is Q by delta A, the surface charge or density. So using Gauss's law, it is very easy to calculate the electric field of distribution of charge. Now to write down the electric field in vector form, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Electric field is equal to sigma divided by 2 epsilon naught r unit vector, where this r unit vector represents the direction of electric field. So this is electric field of infinite sheet of charge in vector form. ये इसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है. नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी है वो है दी electric field due to two equally and oppositely charged plates.